नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 JRF नेट के लिए PY की क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता के अवधारणाओं को सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, अबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। तो इसमें पूछा है कि शिक्षण स्तर पर जो अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद मतलब कि अंतर करने का अवसर जो प्राप्त होता है, तो अंतर है तो स्मृति स्तर तो में तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए तो हम काट सकते हैं। बाकी ऑप्शन बचे 3, अबोध स्तर, चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचे 2, अबोध स्तर और विमर्शी चिंतन स्तर। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। कौन सा है? अबोध स्तर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, जिसमें शिक्षण स्तर है अधिगमकर्ता कि अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर जो है प्राप्त होता है, तो वो है अवैध स्तर। स्मृति स्तर किससे है? मेमोरी से संबंधित है। और रिफ्लेक्टिव है जो, इसमें क्या होता है? खोज है, इसमें स्टूडेंट है खुद अपने आप जो उनको प्रोजेक्ट है या कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसमें बच्चे खुद है करके लाते हैं, और अगर इसमें जो उनको डाउट होता है तो उस टीचर से समझ सकते हैं, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। अबोध स्तर है, 3 स्तर होते हैं, जैसे मेमोरी स्तर, अबोध स्तर और चिंतन स्तर। मेमोरी स्तर में क्या होता है? बच्चों को रटने का काम दिया जाता है, बच्चे रट्टा मार के आते हैं, जो बताया वो पढ़कर आते हैं, इसमें थोड़ी समझ होती है। इसमें क्या होता है? जो बच्चा खुद है अपने आप करता है, और जो भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो अध्यापक से वो पूछता है। इसमें जो है अबोध स्तर और स्मृति स्तर और दृष्टिकोण को बताता है, जो शिक्षार्थी में तथ्य है, सिद्धांत है, सामान्य स्थिति को समझने का योग्य बनाता है। जो समझना है वो किसमें? अबोध स्तर में। वो तथ्य है, सिद्धांत है, उसको रट्टा है, रटाफिकेशन है, उसको बार बार पढ़ाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है, वो कौन से स्तर में आता है? मेमोरी स्तर में आता है। अधिगमकर्ता अवधारणाओं सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टांतों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अंतर है पता चलता है, वो किसमें चलता है? जो अबोध स्तर है उसमें पता चलता है। स्मृति स्तर है, ये किसने दिया था? और मेमोरी स्तर है किसने दिया था? और अबोध स्तर है किसने दिया था? तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान अगर कोई भी शिक्षक है, टीचर है, वो कथन जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित मतलब कि उसको विस्तार पूर्वक बताने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको बताया जा रहा है कि आप है अपने लिए या दूसरों के लिए क्या उसको विस्तार से बताओ। तो इसमें कौन सा आएगा? संरचना, अनुदेशनात्मक या अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता और विशेष परीक्षा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। विशेष जो परीक्षा है, प्रोविंग है, ये इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, विशेष परीक्षा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के कथन वो जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और बन गया, किसके अंतर्गत आता है? सहयोगी, मतलब कि खुद के लिए या दूसरे के लिए जो विस्तार से बताएगा, खुद के लिए या दूसरे के लिए बताएगा, तो किस में हो रहा है? दूसरे के लिए बता रहे तो क्या हो रहा है? सहयोग हो रहा है, तो क्या होगा? सहयोगी विस्तार हो गया, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत, जिसे विशेष परीक्षा के द्वारा वर्णित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन में क्या बना कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी से या दूसरे के उत्तर को विस्तार से बता रहे हैं, तो किस में आएगा? सहयोगी विस्तार है, और इसे क्या कहते हैं? विशेष परीक्षा के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए, एक प्रभावी टीचर बनने के लिए जो टीचर बनने के लिए उसकी जो क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे अभिवृत्त और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाता है, व्यवहार में लाया जाता है? तो एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए उसको जिसकी जो क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित किसी अभिवृत्त और धारणाओं के बजाय जिसको व्यवहारगत कहा जाता है, मतलब कि उसको
अभिवर्ती और धारणाओं की बजाय क्या है उसका व्यवहार है उसके बारे में बताना है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियर रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स फॉर बिकम एन इफेक्टिव टीचर्स, मतलब कि उसकी अभिवर्ती और धारणाओं की बजाय उसके व्यवहार में कहा जाता है वो कौन सा आ जाएगा? नियंत्रण बिंदु, संप्रेषणीय, प्रबंधन, निगरानी या शिक्षक का उत्साह। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें? तो बात करें इसमें तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। प्रभावी शिक्षक बनने के लिए जो उसके क्षमता के संदर्भ में अभिव्यक्ति और धारणाओं की बजाय किया है उसको व्यवहारगत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, नियंत्रण बिंदु नहीं होगा, संप्रेषणीयता नहीं होगा, परंतु प्रबंधन और निगरानी होगा। प्रबंधन और निगरानी शिक्षक का उत्साह, क्योंकि उसके व्यवहार बताएगा और जो इसकी मूल्यांकन और फीडबैक है वो भी मुहैया करवाता है। तो 2, 3, 5 है, 2 सही है इसमें। प्रबंधन और निगरानी, शिक्षक का उत्साह और मूल्यांकन और उसका फीडबैक, ये है एक उसके व्यवहार है उसके बारे में, शिक्षक के बारे में बताया जाता है। सह क्षमता वह प्रयास है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को, जो शिक्षक लर्निंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम जो प्रक्रिया उसको प्रभावी कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। यह शिक्षक या विद्यार्थी दोनों का स्वयं के विकास में कई पहलुओं, जैसे विद्यार्थी या शिक्षक है उसके दोनों को स्वयं के विकास में पहलुओं में जैसे व्यवहार है, अभिवृत्ति, मूल्य और विश्वास के द्वारा सहायता प्रदान करता है। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए उसकी अभिवृत्ति और धारणाओं की बजाय किसमें कहा जाता है? व्यवहारगत कहा जाएगा। उसकी जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसकी जो धारणा है, उसके बजाय उसका जो करेक्टर है, उसका व्यवहार है, वो कहा जाता है अच्छा प्रभावी शिक्षक बनने के लिए। उत्तम संप्रेषण कौशल, विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी, समय और मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये क्या प्रभावी है टीचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली, जो उच्च शिक्षण शिक्षाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों को निम्नलिखित सूची में उन विद्यार्थियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। जो अधिगम करता है वो केंद्रित होती है। तो इंग्लिश में है फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग्स। तो उच्च शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली जो यूज द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज विच आर लर्नर सेंटर्ड। जो लर्नर सेंटर्ड है, जो अधिगम है, जो शिक्षार्थी सेंटर्ड है, वो केंद्रित होती है। तो वो हमें बताना है। उस शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों को सूची में उन विधियों को पहचान करें जो लर्नर सेंटर केंद्रित होती है। तो परियोजना कार्य, चौक एंड डॉक, दृश्य, सर्वे, माध्यम के साथ व्याख्यान देना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। तो कौन सा अधिगम है केंद्रित होता है अध्यापक विधि में? अध्यापक विधि में केंद्रित होता है ऑप्शन बी इसमें हमारा सही रहेगा। अध्यापक केंद्रित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधि में सूची में उन विधियों को पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। तो इसमें तो हमारा आंसर है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह में क्या होगा? जो अधिगम है वो केंद्रित होती है कंप्यूटर की सहायता से और अनुरूपण भूमिका निर्वाह में। ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों के विकास छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्न हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण की विधियां निम्न हैं। कौन सी है? अभी हस्तांतरित कार्य, कर्मानिर्देशन निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि, ये सारी किस में आती है? जो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों के विकास छात्रों या विद्यार्थी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो किस अधिगमकर्ता केंद्रित कौन सी होती है? जो केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास, जो विद्यार्थी का जो विकास है या छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो क्या होता है? अधिगम करता, मतलब लर्नर सेंटर्ड। कौन है? किसको जरूरत होती है? विद्यार्थी या छात्र को जरूरत होती है। तो उनकी छात्राओं को जो शिक्षण विधियां हैं ध्यान में रखकर की जाती है, वो क्या होती है? अधिगम करता केंद्रित शिक्षण विधि होती है, लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसमें क्या आ जाएगा? अभी हस्तांतरित कार्य,
कर्मानुदेश निर्देश कंप्यूटर की सहायता से और मुक्त अधिगम मतलब कि जो ओपन लर्निंग होती है वो आ जाएगा। अनुरूपण और भूमिका निर्वाह और कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा मतलब हम कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा ले रहे हैं तो कौन सीख रहा है? बच्चा, छात्र सीख रहे हैं। तो क्या हो गया? सेंट्रल हो गया। और कर्मानुदेश मतलब कि जो अभी हस्तांतरित कार्य भी किया है हमारे जो अभी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। तो इसमें क्या था? ऊपर था कि जो चौक है परियोजना कार्य। चौक एंड डॉग क्या है? चौक है तो चौक से तो टीचर पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? टीचर मेथड हो गया। तो इसमें पूछा है लर्नर सेंटर्ड तो दो ऑप्शन तो होएगा नहीं। फिर क्या है? इसमें भी दो है। और इसमें क्या है? दृश्य श्रव्य के माध्यम से व्याख्यान देना मतलब कि आमने सामने है उसमें व्याख्यान दे रहा है तो उसमें भी जो लर्नर सेंटर्ड नहीं है तो 3 भी ऑप्शन हमारा इसमें गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी, 4 और 5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। जो निम्नात्मक मूल्यांकन है फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो है एक है संकल्पात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें कौन सा मैच है? इसमें जो अगर बात करें हमें जो फॉर्मेटिव है, निर्णयात्मक है और संकल्पात्मक होगा। संकल्पात्मक कब होगा? जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव होती है ऑप्शन जो कॉलम 3 है इसमें मैच करेंगे हम कि इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए कौन सा कहते हैं? जो फॉर्मेटिव है इवैल्यूएशन ये किया जाता है कि जो प्रयोजना सुधार है मतलब कि उसके गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान मतलब कि जो उसकी पहचान है उसको संभावित गुंजाइश है उसको पहचान करने के लिए हमने निर्णयात्मक मूल्यांकन लिया जो बीच में है टेस्ट होता है किसी कोर्स के बीच में। बी का 4 संकल्पात्मक मूल्यांकन होता है सबसे लास्ट एंड में। इसका प्रयोजन अधिगम स्तर का आंकना होता है मतलब कि उसने क्या बेस्ट किया है उसके लिए। C2 निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, आधिपत्य सूचक मानक स्टैंडर्ड जो इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी है जो होता है संदर्भित परीक्षण मतलब कि आधिपत्य सूचक मानक स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। डी का 1 मानक संदर्भित नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें आएगा रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता और आधारित रैंक और मानक प्राप्त का प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्या है? निर्णयात्मक मूल्यांकन किस लिए आएगा? इसका प्रयोग प्रयोजन सुधार को गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए। जो फॉर्मेटिव है इसमें संकल्पात्मक है इसका प्रयोजन अधिगम स्तर को आंकना होता है। जो निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण आदित्य सूचक मानक है। मानक संदर्भित परीक्षण रिपोर्टिंग के लिए मानक का प्रयोग जो प्रतिशत मानक मतलब कि जो उसका रिपोर्टिंग है अधिकतम रैंक है मानक प्राप्त का प्रयोग किया जाता है। मानक प्रयोग मतलब कितना रैंक है कितनी प्रतिशत आई उसके लिए। निष्कर्ष संदर्भित मतलब कि आदित्य सूचक मास्टरी है। संकल्पात्मक है जो इसका प्रयोजन स्तर को आंकना होता है। निर्णयात्मक होता है जिसकी गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान हो। रिसर्च का है अनुसंधान से परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक शोध प्रतिपादन का प्रयोग करने के लिए किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? जो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक शोध प्रतिपादन का प्रयोग करने के लिए किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? जो इसका सीक्वेंस है वो बताना है। फॉर्मेटिव ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एंड जनरलाइजेशन या कंक्लूजन्स। दूसरा है निर्धारित करना, सेलेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, शोध समस्या परिकल्पना निर्माण करना और परीक्षण करना, सामान्यीकरण पर पहुंचना। लास्ट है सी ऑप्शन है परिकल्पना निर्माण करना, शोध समस्या निर्धारित करना और परीक्षण तक पहुंचना या सामान्यीकरण करना। फिर है परीक्षण परिकल्पना निर्माण और शोध समस्या को अंतिम रूप देना। तो इसमें क्या आंसर आएगा? सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस है रिसर्च में तो वो है
समस्या, किससे? प्रॉब्लम से। किससे समस्या? प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम इसमें तो फॉर्मेटिव ऑफ हाइपोथेसिस कह रहा है कि परिकल्पना का निर्माण करेंगे, ये तो नहीं होगा जब तक हमारे सामने किसी रिसर्च में समस्या नहीं होगी, तो कैसे प्रॉब्लम हाइपो जो परिकल्पना वो निर्माण होगा, वो नहीं होगा। दूसरा है कि सोच समस्या, ऑप्शन बी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन सी है परिकल्पना का निर्माण करना, नहीं, सेम ऑप्शन ए और सी सेम है, नहीं होगा। फिर है कि टेस्टिंग करना, जब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो टेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या आएगी? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आने के बाद क्या करेंगे हम? क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस, मतलब कि निर्माण। परिकल्पना का क्या होगा? निर्माण। पहले हमारे सामने क्या है? प्रॉब्लम, फिर हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद उस पर क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे? उसको सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण के द्वारा कहाँ करेंगे? उसका निष्कर्षण या कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी हमारा सही है। तो क्या है? परिकल्पना, निगमनात्मक, डिडक्टिव, शोध प्रतिपादन प्रयोग करने के लिए जो क्रम है वो क्या है? शोध समस्या निर्धारित करना, सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर क्या? हाइपोथेसिस, परिकल्पना, फिर क्या? उसका टेस्टिंग, निरीक्षण करना, फिर क्या? पदार्थों का संकलन, मतलब कि जो हमारे पास डाटा है उसको इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना उस डाटा को, फिर क्या करना? उसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करना, फिर क्या करना? कंक्लूजन तक पहुंचना। ये क्या है? डिडक्टिव जो परिकल्पना है उसमें क्रम है, सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया है जिसे विधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? Which one of the following research process will be figured under post-positive approach? शोध प्रक्रिया जो विधेय, मतलब कि विधेयात्मक क्या है? पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। तो इसमें नॉर्मेटिव, मानकीय सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, निर्जातीय वर्णन, या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, कार्योत्तर अध्ययन। तो इसमें जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। जो प्राविधात्मक उपागम के अंतर्गत जो आती है वो आती है निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इसमें। निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन प्राविधात्मक उपागम अथवा उत्तर प्राविधात्मक, मतलब पोस्ट पॉजिटिव, उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धति बहुलवाद पर बल देता है। ये सिद्धांत मान्यता पर आधारित है कि किस शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध पर आधारित होनी चाहिए। ये वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिव से संबंधित होता है। सब्जेक्टिव से कौन सा होता है? जो निर्जातीय है। और प्रत्यक्षवादी के द्वारा अपनाए गए जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वाले रूप से दूर होता है। ऑब्जेक्टिव से दूर होता है, सब्जेक्टिव से नजदीक होता है। कौन सा? निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जिस शोध प्रक्रिया में जो प्राविधात्मक, मतलब कि जो पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच है उसमें कौन सी उपागम का अंतर्गत आएगी? तो वह निर्जातीय वर्णन अध्ययन। इसमें उपागम प्रतिगत बहुलवाद पर बल देता है। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है। कोई भी महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कोई महाविद्यालय अध्यापक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसका उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ के निम्नलिखित में कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? इंग्लिश में है, ए कॉलेज टीचर प्लान ए रिसर्च प्रोग्राम इन विच he intends to improve the psycho-emotional aspects of his her classroom climates during teaching class के दौरान which one of the following research method will be considered appropriate in the context? तो इसमें जो कक्षा के दौरान सामाजिक भावना पहलुओं को सुधारना है तो क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल या एक्शन रिसर्च मेथड
क्रियात्मक अनुसंधान विधि। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है तो किसके द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। एक्सपेरिमेंटल तो किससे है, एक्सपीरियंस से संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक मतलब कि जो घटना हुई है उसका जो जैसे कि जैसे है उसको बताना। और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विधि है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, ऑप्शन डी। क्रियात्मक अनुसंधान विधि, एक्शन रिसर्च मेथड्स। क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोग होगी यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे जिससे उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक सोशल है या भावनात्मक पहलू है, इमोशनल है, उसको सुधारना है। तो क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने और उसका निराकरण करने के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति को प्रकृति क्या होती है, चक्रीय होती है। क्रियात्मक अनुसंधान है, इसकी जो प्रकृति होगी क्या होगी, चक्रीय होगी। नियोजन है, नियोजन, क्रियावन, प्रयोगक्षण या चिंतन, ऐसे चक्र चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च आर लेटेस्ट वैलेंट्रीबल टू रिसर्च एथिक्स। कौन सा अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र के सबसे कम प्रभावित होता है। सबसे कम प्रभावित होता है अनुसंधान चरों को पहचान करना, अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा आंसर सही रहेगा। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, अनुसंधान चरों को पहचानना, अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। ऑप्शन ए हमारा सही है। अनुसंधान चरों की पहचान और अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं, जो कि आंकड़ा संकलन प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता में सबसे अधिक प्रभावित होता है। जो अनुसंधान चरों में पहचान और अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के लिए आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते कौन से, अनुसंधान चरों को पहचान और चरों को परिभाषित करना। सबसे अधिक प्रभावित होती है और निष्कर्षों की रिपोर्टिंग की चरण आचार संहिता सबसे अधिक प्रभावित होती है। सबसे अधिक प्रभावित कौन सी होगी, सबसे अधिक प्रभावित होगी, सबसे कम तो प्रभावित दोनों है, सबसे अधिक प्रभावित होगी वो कौन सी है, विश्लेषण और रिपोर्टिंग और क्या, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में प्रयोग प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है। आधारित सिद्धांत मूलक शोध, परीक्षण मूलक शोध, सहभागी परीक्षण आधारित शोध, ऐतिहासिक शोध या व्यष्टि अध्ययन शोध। तो क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है। आत्मनिष्ठ शैली, तो इसमें जो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। आधारित सिद्धांत मूलक शोध और सहभागी परीक्षण शोध और व्यष्टि अध्ययन शोध, केस स्टडी और ग्राउंडेड थ्योरी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये हमारी क्या सबसे अधिक आत्मनिष्ठ शैली को प्रयोग के लिए अनुमति मिलती है। आधारित सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी परीक्षण आधारित शोध और व्यष्टि आधारित शोध है जो प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के लिए प्रयोग की अनुमति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारी अनुसंधान से संबंधित
5 क्वेश्चन थे, ये हमारे 2020 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे PYQ, ये हमने डिस्कशन किया है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और सेशन में कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास किससे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।